नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका न्यूज़ प्लैनेट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्याय की। दोस्तों, न्याय एक ऐसा गुण है जो समाज, व्यक्ति और देश या फिर विश्व सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। न्याय की जो सबसे बेहतरीन परिभाषा अभी तक स्वीकार की जाती है वो अमेरिका के एक विचारक हैं, जॉन रॉल्स। उनकी न्याय की जो प्रक्रिया है या व्यवस्था है, जो उन्होंने अपने थ्योरी या किताब द थ्योरी ऑफ जस्टिस में दिया था, वो काफ़ी मान्य है। दरअसल 1971 के दौर में अमेरिका में श्वेतों और अश्वेतों के बीच बीच जो है काफ़ी घमासान चल रहा था। उस समय जो आमूल परिवर्तनवादी हैं, जो समाज में परिवर्तन चाहते हैं, वो लोग न्याय की मांग कर रहे थे। तो चूंकि समाज बदल रहा था, व्यवस्था बदल रही थी, तो जॉन रॉल्स को ऐसा लगा कि इस मौजूदा समय में, आज के बदलते परिवेश में, हमें न्याय की भी एक उचित व्यवस्था या प्रक्रिया निर्धारित करनी चाहिए। तो इसलिए जॉन रॉल्स ने थ्योरी ऑफ जस्टिस लिखी, जो कि अमेरिका में एक बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध किताब रही। बाद में विश्व के अन्य भागों में भी उसे पढ़ा गया। जॉन रॉल्स ने न्याय की एक नई व्यवस्था लाने के लिए पूरी तरीके से एक नए समाज की कल्पना की। उन्होंने कहा कि वो इस थ्योरी के जरिए एक नए तरह की न्याय व्यवस्था देना चाहते हैं। तो उन्होंने इसके लिए क्या किया है कि मनुष्य को, जो व्यक्ति है, उसको अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों से अलग कर दिया। उन्होंने एक ऐसे जगत कल्पना की या एक ऐसी स्थिति की कल्पना की जहां पर आज के मौजूदा दौर की कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब मनुष्य फिर से अपना भाग्य बनाने के लिए बैठा है। मतलब मनुष्य एक ऐसे पोजीशन पे या एक ऐसे स्थान पे बैठा हुआ है जहां उसे कुछ नहीं मालूम कि बाहरी समाज में क्या चल रहा है या बाहरी समाज में क्या विषमताएं हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या भेदभाव है, उसे कुछ भी नहीं मालूम है। तो उन्होंने ऐसे मनुष्य की कल्पना क्यों की? क्योंकि उनको अगर समाज में एक नई व्यवस्था लानी है तो ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो किसी भी पूर्वाग्रह से या पूर्व सोच से बिल्कुल मुक्त हों। तभी वो एक नए समाज की रचना कर पाएंगे। अगर वो पहले से उनके दिमाग में बहुत सारी सोच है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जातिवाद, बहुत सारी चीजें हैं, धार्मिक, तो वो किसी भी नई व्यवस्था को लाने में असफल रहेंगे, क्योंकि उनके जो पूर्वाग्रह है, उनकी सोच है, वो उनको नई सोच से रोकेगी। तो उन्होंने इन व्यक्तियों को कहा कि ये विवेकशील करता है, विवेकशील करता है। और जो ये बैठे हुए हैं जहां पर, जिस स्थिति में, जहां पर इन्हें अपने बाहरी दुनिया का कोई भी ज्ञान नहीं है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कोई भी ज्ञान नहीं है, इस स्थिति को उन्होंने कहा मूल स्थिति, ओरिजिनल पोजीशन। इन लोगों को ये नहीं मालूम है कि समाज में किस आधार पर भेदभाव किया जाता है, समाज में किन बातों को लेकर संघर्ष हो रहा है। इनको अपनी योग्यताएं, अपने गुण, मतलब अपने स्किल्स जो है, उसके बारे में नहीं मालूम है। तो इन चीज़ों के बारे में उन्हें नहीं मालूम है। उनकी क्या निपुणता है, क्या योग्यता है, ये सब उनको नहीं मालूम है। तो इस आधार पर वो वहाँ पर बैठते हैं एक नई न्यायिक व्यवस्था लाने के लिए। तो अपना हित भी इनको नहीं मालूम, मेरा हित किस में है, मेरा अनहित किस में है, मेरा स्वार्थ क्या है। ये स्वार्थी होते हैं, लेकिन इनके ऊपर नैतिकता का प्रतिबंध होता है। इस नैतिकता के प्रतिबंध की वजह से ये बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड या अहम केंद्रित नहीं होते, अपने बारे में कुछ सोचने वाले नहीं होते हैं। तो इस आधार पर वो एक नए समाज की रचना करना चाहते हैं, जो सारे लोग जो मिलकर परस्पर निर्णय लेंगे, वही नए समाज के लिए नए न्याय के नियम कहलाएंगे। लेकिन दोस्तों, इतना अज्ञानी होने के बाद भी उन्हें अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान का थोड़ा बहुत ज्ञान होता है और उनके अंदर न्याय की स्वाभाविक चेतना होती है। जो आदमी के अंदर न्याय की चेतना, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे अंदर जन्म से होती है। जैसे हम पैदा होने के बाद भी हमें कोई कुछ नहीं बताता है, तो भी अगर कोई आदमी किसी के ऊपर अत्याचार करता है तो हम देख के समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ बुरा हो रहा है। अगर कोई चोरी करता है तो हम जानते हैं कि कुछ गलत कर रहा है। ये बातें आपको अगर कोई नहीं भी बताएगा तो भी आप समझ जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर न्याय की सहज और स्वाभाविक चेतना है। तो ये विवेकशील कर्ता जो है अज्ञान के पर्दे के पीछे बैठे हुए हैं। अज्ञान का पर्दा इसलिए है क्योंकि इन्हें कुछ भी नहीं मालूम है। तो जब ये निर्णय करने बैठेंगे, तो जैसे आप हैं, आप समाज के नए नियम बनाने के लिए बैठे हुए हैं कुछ लोगों के साथ, लेकिन कोई एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहा है। ठीक है, पहली चीज ये है कि सब लोग अलग अलग बैठे हुए हैं अज्ञानता के पर्दे के पीछे। यहाँ अज्ञानता के पर्दे के पीछे का मतलब है कि आप कुछ भी नहीं मालूम है।
आपका ब्रेन टोटली वॉश है, बस आपको अर्थशास्त्र मनोविज्ञान का थोड़ा बहुत ज्ञान है और आपके अंदर न्याय की जो स्वाभाविक चेतना है वो है। तो आप अलग अलग बैठे हुए हैं, दूसरे आदमी से आपका संपर्क नहीं, सारे आदमी जो है इस स्थिति में अलग अलग बैठे हुए हैं। तो आप जब भी कोई निर्णय लेने जाएंगे समाज के नए न्याय के नियम बनाने के लिए, तो चूंकि आप ये सोचेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि न्याय के नियम सिद्धांत में सबके जब नियम मिलकर बनाए जाए तो कोई ऐसा नियम ना बन जाए जो आपके लिए हानिकारक हो जाए। तो हो सकता है आपके दिमाग में ये भी चल रहा हो कि जब नए न्याय के नियम बने, सिद्धांत बने, संस्थाएं बने, तो उसमें कहीं ऐसा ना हो कि आप सबसे खराब स्थिति में आ जाए, सबसे हीनतम स्थिति में आ जाए, सबसे घाटे की स्थिति में आ जाए। तो आप क्या करेंगे? आपका पहला काम है आप ये निश्चित करेंगे कि आप सिक्योर हो। तो आप मांग करेंगे कि जो आदमी सबसे हीनतम या घाटे की स्थिति में रहेगा उसको अधिकतम लाभ दिया जाएगा, क्योंकि आपको लगता है कि वो आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो जो ये अज्ञान के पर्दे के पीछे व्यक्ति बैठे हैं, ये रिस्क उठाने के लिए तैयार नहीं है, जुआ खेलने के लिए तैयार नहीं है। तो वो जो निर्णय लेंगे इस स्थिति में, उसके बाद जो निर्णय आएंगे उसमें पहला तो निर्णय ये होगा कि वो ऐसी स्वतंत्रता, सबके लिए ऐसी स्वतंत्रता की मांग करेंगे, ऐसी फ्रीडम की मांग करेंगे जो सबके साथ बराबरी से निभ सके, मतलब हर आदमी को समान स्वतंत्रता। एवरीबडी शुड हैव इक्वल फ्रीडम, मतलब कोई भी किसी की स्वतंत्रता में दखल नहीं देगा, क्योंकि स्वतंत्रता में अगर आप दखल देंगे तो फिर तो स्वतंत्रता हो जाएगी। और स्वतंत्रता का मतलब होता है कि आपकी स्वतंत्रता आप दूसरे की स्वतंत्रता में इंटरफेयर कर रही है। जैसे आप अगर अपने घर में शराब पी रहे हैं, इट्स फाइन, अगर आपको भाई पीने का है तो आप पी रहे हैं। लेकिन अगर आप शराब पीकर बाहर निकल गए और गली में लगे हल्ला गुल्ला करने, गाली गलौज करने, मारपीट करने गली में बाहर, तो क्या होगा? इसका मतलब कि अब आप अपनी स्वतंत्रता से बाहर जाकर स्वच्छंदता वाले गलियारे में पहुंच गए हैं। उसका समाज पर दुरुपयोग कहा जाएगा कि आप अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो स्वतंत्रता और स्वच्छता में बहुत ही बॉर्डर लाइन होता है। आपको समझना चाहिए कि आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक दूसरे की स्वतंत्रता का अनहित नहीं होता है। तो सबके लिए समान स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है भेद मूलक सिद्धांत। भेद मूलक सिद्धांत ये कहता है कि हर व्यक्ति के लिए नियम इस तरह से होना चाहिए कि जो भी सबसे खराब स्थिति में व्यक्ति हो उसे अधिकतम लाभ दिया जाए। जैसे कि आज समाज के जो कमजोर पिछड़े लोग होते हैं, तो उनके लिए स्टेट क्या कर रही है, सरकारें क्या कर रही है? वो वेलफेयर स्टेट, एक कल्याणकारी राज्य का रूप ले लिया है सरकारों ने। वो क्या कर रही है कि जो सबसे निचले दबे कुचले लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनके लिए क्या किया जा रहा है? महिलाएं हैं, बच्चे हैं और भी लोग हैं, इन लोगों के लिए क्या किया जा रहा है? इन लोगों के लिए नए नई योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि इनको आगे बढ़ने में मदद मिल सके। महिलाओं को तरह तरह के अधिकार दिए जा रहे हैं, बच्चों के लिए व्यवस्थाएं, अल्पसंख्यक, विकलांग, पिछड़े लोग, तो आदिवासी लोग, इन लोगों के लिए अलग अलग एक्ट बनाए गए हैं। अलग अलग विधवा पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, असंगठित कामगारों के लिए पेंशन योजना, तो इस तरह से ई श्रमिक कार्ड आ रहा है। तो इस तरह की चीजें क्या होती है, ये क्या दिखला रही है? दिखला रही है कि राल्स के इसी सिद्धांत को फॉलो किया गया है कि समाज के दबे कुचड़े पिछड़े लोगों को बेनिफिट दिया जा रहा है, हीनतम व्यक्ति को अधिकतम लाभ। और तीसरी एक बात जो निकल के सामने आई वो ये है कि समान अवसर का सिद्धांत, मतलब बाकी सारी विषमताओं को छोड़ते हुए सभी व्यक्ति को हर काम के लिए समान अवसर मिलना चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं सरकारी नौकरी की जब वैकेंसी निकलती है तो सबके लिए समान अवसर है। लेकिन कई लोग कहेंगे कि यहाँ आरक्षण जो है वो समानता का उल्लंघन कर रहा है। तो समानता का उल्लंघन जो आरक्षण कर रहा है उसके लिए राल्स ने कहा कि भाई ये जो इस सिद्धांत में छूट तभी दी जा सकती है, सबके लिए बराबर समानता के अवसर है, लेकिन अगर उसमें कुछ कमी की जा रही है तो वो कमी तभी मान्य होगी अगर उस कमी से दबे पिछड़े और कुचले लोगों को लाभ हो रहा है। जो लोग पिछड़े हैं उनको अगर उस नए नियम से लाभ हो रहा है तो ये व्यवस्था की जा सकती है। तो जो हमारे यहाँ आरक्षण की व्यवस्था है उसको इसी आधार पर मान्य किया जाता है। तो उन्होंने स्वतंत्रता का सिद्धांत दिया, हर व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। जो प्राइमरी गुड्स हैं, जो बेसिक वस्तुएं हैं जिनकी मांग वो विवेकशीलकर्ता करेंगे, जो अज्ञान के पर्दे के पीछे बैठे हुए हैं, जिसके लिए वो बैठे हुए हैं प्राइमरी गुड्स, जो आवश्यक वस्तुएं हैं, स्वतंत्रता, अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता,
ये सारी जो चीजें हैं इसके डिसीजन के लिए वो बैठे हुए हैं। आय और संपदा, शक्ति और अवसर, शक्ति और अवसर, आय और संपदा, आत्मसम्मान, ये सब सारी चीजें क्या है, ये सब प्राइमरी गुड्स हैं। इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, सबको कैसे मिले, इसके लिए वहां बैठे हुए हैं। ठीक है, किसको कितना मिलेगा इससे उनको नहीं मतलब है, लेकिन उनकी ये मतलब है कि हमें इतना मिले कि हमारा काम पर्याप्त रूप से चले। तो हर व्यक्ति इस तरीके से जब करेगा सबको बराबरी से वो चीजें मिलेगी। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सभ्य समाज के लिए। राल्फ ने माना है कि एक सभ्य समाज के लिए न्याय प्रथम सद्गुण है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन न्याय से ही कोई समाज पूर्ण नहीं हो जाता है। उन्होंने कहा है कि न्यायपूर्ण समाज और उत्तम समाज दोनों में अंतर है। न्यायपूर्ण समाज उत्तम समाज की पहली शर्त है। मतलब अगर आप एक उत्तम समाज बनाना चाहते हैं, एक बेहतरीन सोसाइटी बनाना चाहते हैं, तो वहां पे न्याय होना ही चाहिए। लेकिन उत्तम समाज के लिए न्याय के अलावा और भी चीजें जरूरी हैं। जैसे कि परोपकार है, परोपकार करना अच्छी बात है, लेकिन आप परोपकार करने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकते। आप नहीं कहेंगे बेटा मैं भीख देता हूँ, या मैं बच्चों की सेवा करता हूँ, या बूढ़ों की सेवा करता हूँ, या गरीबों की सेवा करता हूँ, या जानवरों की सेवा करता हूँ, तुम भी करो, मैं तुमको जेल में डाल देंगे। ऐसा नहीं किया सकता। लेकिन व्यक्ति को न्याय के लिए मजबूर किया जाता है। न्याय के लिए सरकार किसी को भी मजबूर कर सकती है, इसीलिए कोर्ट बने हुए हैं, पुलिस स्टेशन बने हुए हैं, सरकार बनी, ताकि लोगों को न्याय मिल सके। कितना न्याय मिलता है वो अलग बात है, लेकिन इसकी स्थापना इसके लिए हुई है। तो न्याय को उसका प्रथम सद्गुण माना है। स्वतंत्रता, हर तरह के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको है, धार्मिक स्वतंत्रता आपको चाहिए, आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए, इस तरह की स्वतंत्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि जो समाज के योग्य और प्रतिभाशाली लोग हैं, उन लोगों को उच्च आय मतलब कमाने का, अच्छा कमाने का हक है, लेकिन उनको भी अपनी तरफ से ये कोशिश करनी चाहिए कि उनके कामों से समाज के निचले तबके के लोगों को फायदा हो। तब तो ये बात मानी जाएगी कि हाँ, उनका जो समाज के लिए योगदान है वो बेहतर है। उनको ऐसे काम करने चाहिए जिससे उनकी योग्यता का फायदा समाज के नीचे लोगों को मिले। तो ये सवाल उठाया गया कि भाई कोई भी योग्य व्यक्ति ऐसा काम क्यों करेगा, वो दूसरों के हित के लिए कार्य क्यों करेगा, वो तो अपने हित के लिए कार्य करेगा। तो उनका ये मानना था कि जो समाज के उच्च लोग हैं, योग्य लोग हैं, निपुण लोग हैं, वो अगर अपने से निम्न लोगों को अपने साथ मिलाते हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनके लिए कोशिश करते हैं, तो इससे वो कमजोर नहीं होंगे और बेहतर होंगे। क्योंकि उनकी जो न्याय व्यवस्था है एक्चुअल में सबको मिलाकर चलने की, ऊंचे नीचे बड़े छोटे सबको, तो ये एक श्रृंखला है। उनका कहना है कि जब हम ऐसे लेकर चलेंगे तभी एक उत्तम न्यायपूर्ण समाज की स्थापना होगी। तो इस तरह से आपने देखा कि जॉन रॉल्स ने जो थ्योरी दी है उसका आज के समय में काफ़ी इंपॉर्टेंस है, और सरकारें, स्टेट और यूएन, यूनाइटेड नेशंस, जितनी भी WHO जो भी संस्थाएं बनी हैं, यूनिसेफ, ये सब इसको फॉलो कर रही हैं। तो अभी के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।